कैपिटल स्ट्रक्चर। कल मैंने आपको कहा था कि इसमें हमें अब क्या देखना है कि फाइनेंशियल लिवरेज आपको क्या बताता है कि आपके फंड में कितना डेट होना आपके बिजनेस के लिए सही है, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े और आपका फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा ना बढ़े। इसको हमने कहा था हम न्यूमेरिकली डिसाइड करेंगे। पूरे बिजनेस में अकेला एक टॉपिक है जो न्यूमेरिकल है और 2015 में आया था बोर्ड में, उसके बाद अभी तक आया नहीं है। इस बार आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। क्लियर हो गई इतनी बात। हाँ, इसमें हम क्या देखेंगे कि डेट इंक्लूड करने से कब कब आपकी कंपनी को फायदा होगा, मतलब कब वो गेन करेगी और कब कब उसको लॉस हो सकता है डेट इंक्लूड करने में। ये बात मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी कि डेट इंक्लूड करने से प्रॉफिट तभी होता है जब आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट और डेट से ज्यादा हो, और अगर आरओआई इंटरेस्ट रेट और डेट से कम हो जाता है तो दैट केस आप लॉस सफर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसको आज न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे। तो प्रूव दिस ऑन द कंपनी गेन और लॉस व्हेन वी इनपुट डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। पहला आपका जो केस है, पहले हम चेक करेंगे गेन कब करता है। ठीक, पहले केस में चेक क्या कर रहे हैं कि गेन कब करेगा। तो कंपनी गेन व्हेन डेट इज इन्वॉल्वड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर कब करता है गेन, हमें पता जब आरओआई इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से ज्यादा हो जाता है। इसका क्या मतलब है, सपोज आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, उस 10 लाख पे आपकी जो अर्निंग है वो 20% है, मतलब 2 लाख रुपए, और आपने 10 लाख रुपए लोन पे ले रखे हैं 10% के। अब यहाँ पर अगर देखिए टेक्निकली समझे तो आपने 10 लाख रुपए लोन पे ले रखे हैं, वापसी कितना करना है उसका 10% माने 1 लाख, और उससे कमाया कितने आपने 2 लाख। तो आप किसी और के पैसे का यूज करके 2 लाख कमा के एक वापस करके फिर भी आपको कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। बस यही कंडीशन है जहां पर आप डेट को इंक्लूड कर सकते हो जब आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से ज्यादा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें हम 3 सिचुएशन ली है, तीनों सिचुएशन में चेक करेंगे कौन सी सिचुएशन सबसे बेटर है, जिससे आपको भी बेटर समझ आएगा कि कौन सी सिचुएशन में हमें डेट ज्यादा रखना चाहिए। ठीक, अगर सपोज एक बिजनेस है जिसमें आपके कितने पैसे रखने वाले हैं 50 लाख रुपए, मतलब आपको जो टोटल कैपिटल चाहिए, भले वो कॉर्नर से हो भले वो बोरोड से हो, टोटल आपको 50 लाख रुपए चाहिए। कितने चाहिए टोटल आपको 50 लाख रुपए चाहिए। पहले केस के हिसाब से आपको सारे 50 लाख रुपए खुद लगाने, मतलब इक्विटी कैपिटल में सारा पैसा लगाया, बोरोड 1 रुपया भी नहीं करा। फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से 50 लाख रुपए आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए, जिसमें 50 के 50 आपने इक्विटी कैपिटल से लगाए। अब इक्विटी कैपिटल का मतलब आपने शेयर खरीदे होंगे, शेयर से लगाए हैं, और अगर कुछ ना बोला हो तो एक शेयर की वैल्यू मानी जाती है 10 रुपए। कितने रुपए 10 रुपए। अगर हम 50 लाख को 10 रुपए से डिवाइड करें तो इसका नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे। नंबर ऑफ शेयर कितने निकल आएंगे 50 लाख डिवाइड बाय 10 5 लाख। तो इसका मतलब 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आपने सेल करे, रेज करे, और उससे आपके कितने रुपए आए 50 लाख रुपए। डेट से आपने बिल्कुल कोई रुपया नहीं लिया, और गवर्नमेंट का टैक्स रेट चल रहा है 30%, और आपकी पूरे साल की जो कमाई है, पूरे साल की जो कमाई है वो कितनी है 7 लाख रुपए। इसे हम क्या बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वो अर्निंग जिसमें अभी बस इंटरेस्ट नहीं पे हुआ है और टैक्स नहीं पे हुआ है, बाकी सारे एक्सपेंसेस कट डाउन हम कर चुके हैं। तो ये आपकी अर्निंग लास्ट में बचने के बाद कितनी आ रही है 7 लाख रुपए। फर्स्ट सिचुएशन में टोटल में आपको 50 लाख रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए, 50 के 50 आपने खुद लगाए हैं, डेट से 1 रुपया भी नहीं लिया है, गवर्नमेंट का टैक्स रेट चल रहा है 30%, और आपकी ईबीआईटी है, मतलब पूरी सारी कमाई है 7 लाख रुपए। अब आपको ये पता करना है कि इस केस में आपको फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा। अब ये चेक करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, अर्निंग पर शेयर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अर्निंग पर शेयर की एक शेयर पे कमाई कितनी है। अगर आपको सारे केसेस में ये निकालना था अर्निंग पर शेयर की एक शेयर की कमाई पता चल जाए, उससे पता चल जाता है कि किस सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा, हमें वो सिचुएशन हमारे लिए फ्रूटफुल होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसको अगर चेक करें कैसे होता है ट्वेल्थ तक, हमें क्या कैलकुलेट करना है, अर्निंग पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। अब ये कैसे करते हैं, पर्टिकुलर्स आपकी सिचुएशन नंबर 1, ये आपकी कौन सी होगी सिचुएशन नंबर 1। सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट कितना है, जिसे हम क्या बोले ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना है सबसे पहले लिखेंगे ये वही, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है आपका 7 लाख रुपए, कितना है आपका 7 लाख रुपए। अब इसमें सबसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट। तो सबसे पहले डिडक्ट भी क्या होगा, इंटरेस्ट। सबसे पहले लिखा इंटरेस्ट है तो सबसे पहले डिडक्ट भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट। अब लेस इंटरेस्ट। अब क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में हमने कोई डेट लिया ही नहीं, जब मैंने कर्जा ही नहीं लिया तो ब्याज किस बात की, तो पहले केस में ब्याज कितनी रहेगी, 0। क्लियर हो गई की बात। आपका अर्निंग दे रखा है आपको 7 लाख, ब्याज आपकी जा ही नहीं फर्स्ट सिचुएशन में, तो आपका 7 लाख में से ब्याज है नहीं, अब कितना बच गया दोबारा से 7 लाख। इंटरेस्ट कट गया, आई हटा दो तो क्या बच जाएगा, ईबीटी। आई हट गया, सबसे पहले आई लिखा था, आई का ट्रीटमेंट करा, उसके बाद ईबीटी बच गया जिसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो हट गया। इसके बाद अब क्या देना है, टैक्स देना है। जो टैक्स देना है वो कितना रेट है, 30%। अच्छा वो किस पे दिया जाता है, ईबीटी पे, मतलब इस फिगर पे आपको टैक्स देना होता है इंटरेस्ट माइनस करने के बाद। इतनी बात समझ में। अब 30% ईबीटी का, अगर हम 7 लाख का 30% निकालें तो कितना निकलेगा, 2,10,000। मतलब जो आपको टैक्स देना है कितना देना है, 2,10,000 टू दी गवर्नमेंट। 7 लाख में से 210 माइनस कर दिया टैक्स का, अब कितना रहेगा 490, और इसको बोलेंगे क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT। क्या बोलेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और ये कितनी निकल के आई है, 4,90,000। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन था, आपकी पूरे साल की अर्निंग 7 लाख रुपए, उसमें से सबसे पहले आपने ब्याज हटाई, ब्याज आपकी कितनी हट गई, क्योंकि कुछ आपने जरूर लिया लिखा है तो ब्याज कुछ भी नहीं गई, पूरा पैसा बच गया 7 लाख रुपए। उसको क्या बोलते हैं, आई हट गया, क्या बच गया, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स का ट्रीटमेंट करना है, अब टैक्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो टैक्स कितना है आपका, 30% टैक्स है, और किस पे निकलता है, इस पे निकलता है 30%। 7 लाख का कितना हो गया, 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए काटेंगे तो क्या बचेगा, 4,90,000 आफ्टर टैक्स। 490 आपका जो अर्निंग बच रहा है वो आफ्टर टैक्स बच रहा है, इसे बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इससे हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। ये जो पैसा है इसमें इंटरेस्ट भी जा चुका है, टैक्स भी जा चुका है, तो किसका हुआ, शेयर होल्डर्स का हुआ। जो लास्ट में पैसा बच जाता है वो किसका होता है, शेयर होल्डर्स का होता है। तो ये 4,90,000 किसको मिल रहा है, शेयर होल्डर को मिल रहा है। आपकी कंपनी में कितने शेयर है, पहले में इसमें आपने पूरा 50 लाख रुपए अपना लगाया, जब शेयर का कोई वैल्यू ना बोल रखा तो उसको कितना मान के चलते हैं, 10 रुपए। 50 लाख रुपए लगाया हुआ है, 10 रुपए एक शेयर है, डिवाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर निकल गया है, 5 लाख शेयर निकल गया है। तो फर्स्ट सिचुएशन में आपको कितने शेयर है, 5 लाख। अब अर्निंग पर शेयर से आपको पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन बेटर है या नहीं। अब अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक शेयर की कमाई। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या हो गया, एक शेयर की कमाई। एक शेयर की कमाई कितनी हो, कैसे निकलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, 490, और एक किसको देना है, शेयर होल्डर्स को देना है, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फॉर्मूला क्या है, ईपीएस का अर्निंग आफ्टर टैक्स जो ये निकल के आई है, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वो कितने हैं फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास, 5 लाख। अर्निंग कितनी है, 490। 490 की अर्निंग है, डिवाइड बाय 5 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और अब इससे जो आपकी एक शेयर की कमाई कितनी निकल गई, 0.98, मतलब 98 पैसे। एक शेयर पे आपको 98 पैसे की अर्निंग होगी अगर आप इस सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं तो। एक शेयर में 98 पैसे की अर्निंग का मतलब कि अगर आपके पास 10,000 शेयर है, आपने कंपनी के, इस कंपनी के 10,000 शेयर खरीद रखे हैं, तो आपको 9800 रुपीज मिलेंगे एज अ डिविडेंड हर शेयर पे 0.98 पैसे के हिसाब से। इतनी बात समझ में आ गई, पहला वाला केस क्लियर हो गया। अब दूसरे केस में देखते हैं, उसमें देखते हैं कि इससे बेटर है या नहीं। दूसरी सिचुएशन में टोटल कैपिटल वही रहेगी, आपको कितने रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए। दूसरी सिचुएशन में आपने अपने उसमें 40 लाख रुपए लगाए, कितने लगाए आपने, 40 लाख। अब 40 लाख के हिसाब से कितने शेयर यूज हुए होंगे, डिवाइड बाय 10। कितने शेयर आ गए आपके, 4 लाख शेयर आ गए। तो 4 लाख शेयर आपने इशू करे आउट ऑफ दिस 10 ही, जिससे आपको 40 लाख रुपए रेज हो गए। 50 लाख की कैपिटल में आपने अपने कितना लगाया, 40। इसका मतलब 10 पैसे लिए होंगे बाहर से, बोरोड कर लिए 10 लाख। कितने रुपए बोरो करे, 10 यहां से हो गए, 40 यहां से हो गए, टोटल आपको 50 चाहिए थे। टैक्स रेट वही है और अर्निंग भी वही है, अर्निंग भी वही है 7 लाख और टैक्स रेट भी वही है 30%, बस ये फर्क आया इंस्टीट्यूशन। और आपका जो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आपने ये डेट लिए हैं वो है आपका 10%, मतलब ये 10 लाख पे आपको 10% वापसी करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ
रिटर्न। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वही सिचुएशन नंबर है, कौन सी आती है आपकी? सेकंड। सिचुएशन नंबर सेकंड के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ईवीआईटी से ही स्टार्ट होता है। ईवीआईटी कितना है आपका? वही 7 लाख। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले क्या काटा जाता है? इंटरेस्ट। तो सबसे पहले लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट। सेकंड सिचुएशन में इंटरेस्ट देना है? हाँ जी देना है। क्यों देना है? हमने कितने रुपए लोन पे लिए हैं, डेट से लिए हैं? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। तो 7 लाख में से 1 लाख का इंटरेस्ट कट गया, अब कितना बच गया? 6 लाख। और ये 6 लाख आपका क्या है? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो कट चुका है, अब आ जाता है टैक्स। अब इस पर टैक्स लेना है। टैक्स किस पे दिया जाता है? इस फिगर पे। अब कितने पे टैक्स जाएगा? 6 लाख पे। कितने पे टैक्स जाएगा? 6 लाख पे। तो 6 लाख का 30% कितना होगा? 6 लाख का 30% 1,80,000। 1,80,000 अब इसमें से अगर डिडक्ट कर दे, 6 लाख में से इतना टैक्स चला गया, कितना बच गया? 4,20,000। कितना बच गया? 4,20,000। अब 4,20,000 बच गया और उसको हम क्या बोलते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद की कमाई। और ये पैसा किसको मिल रहा है? शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। अब इसके बाद हम क्या चेक करते हैं? अब अगर यहां पर आप देखो तो आप कहोगे सर पहली सिचुएशन में अर्निंग आफ्टर टैक्स ज्यादा है 4,90,000 और दूसरी सिचुएशन में 4,20,000 है, तो यहां तो हमारी अर्निंग कम हो गई, तो ये सिचुएशन बेकार है, ये बढ़िया है। मगर यहां से आप जैसे नहीं कर सकते, हमें क्या निकालना होता है? अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर की कमाई कितनी है। इससे पता चलेगा आपको कि ये सिचुएशन सही है, ये सिचुएशन गलत है। अगर यहीं पर जजमेंट देने लग जाएंगे तो इसके हिसाब से तो ये सिचुएशन आपकी बेटर रह जाएगी। क्लियर हो गई की बात? अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सेकंड सिचुएशन में आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 4 लाख। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 420। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 4 लाख। अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.05। मतलब इस सिचुएशन में आपका एक शेयर पे आपको 1 रुपए 5 पैसे की कमाई मिलेगी। कहानी बदल गई है। यहां से देख रहे थे तो यहां अर्निंग कम हुई है, मगर इसके हिसाब से देखें, केस के हिसाब से, तो इस केस में अर्निंग कम है, इस केस में अर्निंग ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप अगर चाहेंगे कौन सी कंपनी में लगाना चाहेंगे, कौन सी सिचुएशन में, अगर इस सिचुएशन के हिसाब से फंड रेज करते हैं तो आपको 10,000 अगर आपने कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं तो 98 रुपीज मिलेंगे, और इसके हिसाब से मिलेंगे 10,050 रुपीज। कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा? यही वाला बेटर रहेगा। आप यही कहोगे कि ये वाला बेटर है कि इस पे ज्यादा रुपए मिल रहे हैं मेरे को। यहां से देखें तो आपको अर्निंग कम लगेगी इस पे, मगर अर्निंग पर शेयर इस केस की ज्यादा है। तो यहाँ पर डेट इंक्लूड करने से फायदा हो नुकसान? फायदा। अब लास्ट सिचुएशन हमारी, लास्ट सिचुएशन क्या है आपकी कि आपको फंड अभी भी कितना चाहिए? 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख में अब आपने अपने कितने लगाए? 30 लाख। टोटल 50 में आपके अपने कितने? 30 लाख। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़े तो कैसे निकलते हैं? 30 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 3 लाख शेयर आपने कंपनी में रेज कर रखे हैं। और अगर 30 अपने लगाए तो बाहर से कितने लिए होंगे? 20 लाख रुपए लिए होंगे। 30 अपने 20 बाहर से, टोटल आपको 50 लिए तो 50 आपके पूरे हो गए। टैक्स रेट क्या चल रहा है? 30%, और आपकी अर्निंग वही रहेगी आपकी अभी 7 लाख रुपए। इतनी बात समझ में आई? ये सिचुएशन क्लियर होगी। ठीक, अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। शुरुआत कहां से होती है? ईवीआईटी से। ईवीआईटी कितना है आपका? 7 लाख रुपए, वही पुराना वाला। अब 7 लाख में ईवीआईटी में सबसे पहले क्या डिडक्ट होता है? सबसे पहले क्या डिडक्ट होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका कितना होगा इस केस में? आपने इस केस में 20 लाख रुपीस का डेट लिया है। 20 लाख रुपीस का 10% कितना होगा? 2 लाख रुपए। 7 लाख में से 2 लाख अगर हटा दें कितना बच गया आपका? 5 लाख रुपए। 5 लाख आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट हटाने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। इसके ऊपर क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो इसका 5 लाख का 30% क्या जाएगा? टैक्स जाएगा। 5 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 1,50,000। तो 5 लाख में 150 का आपका क्या डिडक्ट हो गया? टैक्स डिडक्ट हो गया। अब कितना बच गया आपका? 350, और इसको क्या बोलते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी। अब आप कहोगे अगर यहां पर जज करने लग जाए फिर से, तो ये तो कहेंगे इसमें तो बहुत कम अर्निंग हुई है। देखो इस केस में 490 में 420, 350, इसीलिए हम जल्दी कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है?
EAT मतलब ये अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सिचुएशन में कितने थे? 3 लाख रुपीस, तो 350 अपॉन 3 लाख कितना हो गया? 1.16। मतलब अगर इस सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे आप, तो इस सिचुएशन में आपको पर शेयर पे 1 रुपए 16 पैसे की कमाई होगी। 1 रुपए 16 पैसे का मतलब हो गया कि अगर आपने वही 10,000 पे लगा 10,000 शेयर लगा रखे होंगे इस कंपनी में, खरीद रखे होंगे, तो आपको 11,600 रुपए मिलेंगे इसके हिसाब से। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस सिचुएशन में आपको ज्यादा कमाई होगी। और देखो हमने डेट और लिया है, तो उससे हमारी अर्निंग भी और क्या हो गई? बढ़ गई। अभी आगे और अगर सिचुएशन करें और डेट लेंगे तो और बढ़ जाएगी। मगर मैंने बात कही थी ज्यादा डेट लेने से भी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पर आपकी अर्निंग सुटेबल है तो ये सिचुएशन फ्रूटफुल हो सकती है। इसके आगे थोड़ा जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो अगर तीनों सिचुएशन से अगर हम जज करें तो कौन सी सिचुएशन सबसे बेटर है? सिचुएशन नंबर आपकी थर्ड। सिचुएशन नंबर थर्ड आपकी सबसे अच्छी सिचुएशन है जिसमें आपको अर्निंग ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर डेट इंक्लूड करने से आपको फायदा हुआ, नुकसान? फायदा। लास्ट में हम क्या इंक्लूड करेंगे? It can be clearly analyzed from the above table that more debt brings more income for the owner of the company, as we can see in the situation number third. आप जैसे जैसे डेट इंक्लूड कर रहे हैं आपकी अर्निंग बढ़ती जा रही है। और ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही होगा कि पक्का इन तीनों केसेस में जो आपकी अर्निंग आई है और 7 लाख जो हमने कॉमन ली है, ये आपकी अर्निंग आपके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगी। अभी यहाँ पर ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। अब इसमें हमें लास्ट में कंक्लूजन देना है कि इस केस में बोरोड लेना चाहिए ओनर। अब यहां से अगर टेक्निकली देखें तो क्या लग रहा है? बोरोड लेना चाहिए। अब इसकी आगे की पार्ट हम अभी इसके बाद करते हैं कि इसके बाद क्या आता है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? तीनों सिचुएशन में कोई डाउट है? कोई डाउट है? हाँ जी। तो इसके बाद हमारा क्या रह गया? लास्ट में कंक्लूजन पार्ट रह गया। ऐसा क्यों हुआ कि उस केस में आपकी तीनों केसेस में आपने जब चेक किया तो आपने जैसे जैसे डेट इंक्लूड करा आपकी अर्निंग बढ़ती गई? उसका रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हो सकता है कि आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट और डेट से ज्यादा होगा। अभी ना वही चेक करना है। ये सिचुएशन आपकी जो तीनों आपने करी है ये कब तक सही बैठेगी? तब तक ही सही बैठ सकती है जब तक आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट और डेट से ज्यादा होगा। अगर आरओआई आपका इंटरेस्ट रेट और डेट से कम हो जाएगा तो आपको डेट इंक्लूड करने से क्या होने लग जाएगा? लॉस होने लग जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपने डेट इंक्लूड करा आपको प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो आरओआई है वो ज्यादा है। अब ये तभी तक ही सही बैठ सकता है सिचुएशन। अब अगर आरओआई निकालने का तरीका क्या है? आरओआई निकालने का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये आपको अकाउंटेंसी में भी फॉर्मूला काम आएगा रेशियो एनालिसिस चैप्टर में। इसको देख लेना। EBIT अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। EBIT आपका कितना था? 7 लाख। इन्वेस्टमेंट का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। आपने बिजनेस में तीनों सिचुएशन में कितने रुपए लगाए थे? 50 लाख। 7 लाख अपॉन 50 लाख इनटू 100। अगर इसको हम डिडक्ट करके निकालें तो कितना निकल रहा है? 14%। आपका आरओआई कितना है? 14%। मतलब 50 लाख रुपए लगा के आप 14% की अर्निंग कर रहे हैं। कितने परसेंट की अर्निंग कर रहे हैं? 14% की अर्निंग कर रहे हैं। तो आपका आरओआई हो गया 14, जबकि इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप कहीं से भी पैसा ले ले बोरोड करके, आप लेंगे 10% पे, कमाऊ से कितना रहे? 14%। अगर मैंने 20 लाख रुपए लिए तो 20 लाख पे मैंने कमाया 14%, माने हो गया 2,80,000 रुपए। जबकि मुझे देना कितना पड़ा? 2 लाख रुपए। 80,000 मैंने किसी और की मनी को यूज करके अर्न कर लिया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा, और ये आरओआई निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर ये वाली सिचुएशन रहे कि जब आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है तो हमेशा हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? बोरोड फंड। इस सिचुएशन में बोरोड फंड को ज्यादा प्रेफर्ड करा जाता है। समझ आ गया? जो आज हमने केस करा, केस नंबर 1 की गेन होता है डेट इंक्लूड करने से। 3 सिचुएशन करी, तीनों सिचुएशन में देखा कि जिस केस में डेट ज्यादा इंक्लूड हुआ है उसमें आपकी कमाई ज्यादा होगी। आपको ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि आपका आरओआई ज्यादा था इंटरेस्ट रेट से। इसीलिए इस सिचुएशन में हमेशा क्या प्रेफर करना चाहिए? बोरोड फंड प्रेफर करना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। कल हम करेंगे इसी का केस नंबर 2 कि डेट इंक्लूड करने से लॉस भी हो सकता है। वो किस सिचुएशन में हो सकता है? जब आपका आरओआई कम होगा। तो कल हम उस पर बात करेंगे।
आज का टॉपिक क्लियर हो गया? आज का टॉपिक क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। क्लियर होगी? थैंक यू।